द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाती से। वो वहाँ एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जिसका नाम है डी मॉन्ट फोर्ट यूनिवर्सिटी, और इसका हेड ऑफिस जो है वो लेस्टर में है। अभिषेक जी, आज हम बात करना चाह रहे हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो प्रिंसिपल है जिस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन और सोवियत लीडर लेनिन भी मुत्तफिक थे, लेकिन उनकी दोनों की इंटरप्रिटेशंस में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी फर्क था। तो कैसे देखते हैं आप उसको? और हमारे यहाँ जो है कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि उससे भी इसकी रेलेवेंस बनती है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ये, फ्रॉम अ प्रिंसिपल टू द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये काफी नया कॉन्सेप्ट है। इट वाज मियरली अ प्रिंसिपल, मतलब ये 1919 तक तो सिर्फ प्रिंसिपल था। ये यूएन चार्टर में इसको राइट का दर्जा दिया गया। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 19वीं जो 20वीं शताब्दी थी उसके अर्ली पार्ट में, यानी करीबन 1919 या 1920 के आसपास, लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद, आपको पता है कि 1919 में लीग ऑफ नेशन जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वसाई बनी थी। उसके पार्ट 1 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। उसमें जो थे, एक फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एक विवाद हो गया, जिसमें कि फिनलैंड का कुछ ऐसा पार्ट था जिसमें कि स्वीडिश नेशनलिटी के लोग रहते थे। तो उन्होंने फिनलैंड से ये कहा कि हमें आजाद कर दो, हम स्वीडन से मिलना चाहते हैं। फिनलैंड ने इसका विरोध किया। फिनलैंड ने कहा नहीं भाई, हम आपको नहीं देंगे, हम बहुत करेंगे तो आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप सेसेशन नहीं ले सकते हमसे। तो ये लोग मिलकर के लीग ऑफ नेशन पे आए। लीग ऑफ नेशन ने इनके लिए, उस समय पीसीआईजे की स्थापना नहीं हुई थी, तो लीग ऑफ नेशन ने इनके लिए एक कमीशन ऑफ जूरिस्ट की स्थापना की। और कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने यही कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये बस एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, मगर इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम आपको ये दे नहीं सकते। तो इस आधार पे उन्होंने फिनलैंड के जो स्वीडिश नेशनलिटी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अच्छा, ये प्रिंसिपल की ये शुरुआत भी वर्ल्ड वॉर 1। यस सर। हाँ, ये मैंने जो पढ़ा वो था कि 1860s में पहली दफा इस प्रिंसिपल को एक्सप्रेस किया गया। उसके बाद फिर इसमें मजीद चेंजेस आती गई, इसका एवोल्यूशन हुआ। जी। यस सर। यस सर। तो मतलब ये कि जो इवोल्यूशन अगर आप ट्रेस करेंगे तो वो अलग अलग ऑथर उसको कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कोई उसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करता है, वो अपना वेस्टर्न जो भी ऑथर है उसकी अपनी एनालिसिस है। बट जो इसका रियल प्रयोग हुआ, जब इसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट में यूज किया गया या करने की कोशिश की गई, वो आइलैंड आइलैंड केस था, जो कि मैंने आपको बताया फिनलैंड और इसका। अच्छा, इसकी जो इस प्रिंसिपल की सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई और ये प्रिंसिपल यूज क्यों किया गया या इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, वो थी यूरोप में एम्पायर्स का टूटना। दो मेजर एम्पायर यूरोप में टूटे, वो थे हॉब्सबर्ग एम्पायर और दूसरा था ऑटमन एम्पायर। ये दोनों जब टूट गए तो हुआ ये कि भाई, जब ये एम्पायर कोलैप्स कर गए तो इनके अंदर से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट निकले, ये कैसे गवर्न होंगी अब, क्योंकि एम्पायर तो बचा नहीं। तो उसमें फिर वुड्रो विल्सन साहब ने आकर के 1919 में ये कहा कि आप नेशन के बेस पे स्टेट दो। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट। ये उन्होंने, और वो नेशन स्टेट क्यों कहा, क्योंकि चूंकि यूरोपियन जो है स्कॉलर्स, वो सारे बिब्लिकल आइडियाज से बहुत इन्फ्लुएंस रहे हैं, तो बाइबल में नेशंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स को होमोजेनिटी दर्शाने के लिए, जिसे कहा गया कि हर नेशन का एक प्रॉफिट होगा, इस तरीके की बातें की गई हैं। उसके बरक्स अगर आप इंडियन थ्योरी को देखें तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, कभी किसी ह्यूमन को नेशन में नहीं बांटा गया, जाति में भले बांटा गया। तो चूंकि ये जो जो जाति व्यवस्था थी वो किसी भारतवर्ष के लिए नहीं एक्सप्लेन की गई थी वेदों में, वो तो यूनिवर्सलिटी की गई थी कि भाई हर पूरी दुनिया में जो इंसान है, वो जो एजुकेशन में ये उसकी जाति ऐसे होगी। तो दो अलग अलग सोशल ऑर्डर मिलते हैं, एक नेशन बेस्ड है और एक जाति बेस्ड सोशल ऑर्डर है, या वर्ण व्यवस्था इज द बेटर वर्ड, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है। अब ये जो इसका, आप 1945 में आ जाए, 1945 में जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, यूएन चार्टर की जब स्थापना हुई, तो अब यूएन चार्टर ने ये समझ लिया कि भाई, जब यूरोप को कॉलोनाइज करना शुरू किया यूरोपियन पावर्स ने, बिकॉज अभी तक यूरोप दुनिया भर को कॉलोनाइज कर रहा था, लेकिन अब यूरोप का कॉलोनाइजेशन जर्मनी ने करना शुरू कर दिया था। तो इनको ये समझ में आया कि कॉलोनाइजेशन जो है यूरोप में वो नहीं वो किया जा सकता, और जर्मनी ने जितने टेरिटरीज जीती थी, अब उसका फिर रीऑर्गेनाइजेशन होना था। तो फिर यहाँ पे इस बार विल्सन की जगह चर्चिल
और बाकी लोग आकर के उन्होंने कहा कि डीकोलोनाइजेशन हम करेंगे यूरोप का, और जिसको वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहते थे, और फिर वही हुआ कि नेशन स्टेट के आधार पे सबको टेरिटरी दे दी जाए। अच्छा, जब इनसे एशिया वाले मांगने गए कि भाई हमें भी दे दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इसके बाद यूएन चार्टर में प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को पहली बार लीगल स्टेटस मिला। आप आर्टिकल 55 पढ़ेंगे यदि यूएन चार्टर का, या आप आर्टिकल 73 पढ़ेंगे या आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, नॉट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस। तो कई लोग ये कोशिश करते हैं कि नेशनहुड के आधार पर सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगने की कोशिश करते हैं, वो गलत है, वो सही नहीं है। अच्छा, अब ये कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के दो प्रकार हैं, दो इसके मैनिफेस्टेशन है। एक है इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, विच मींस व्हेन अ पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, इलेक्शन जो होता है, ये है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेशन। जब आप गवर्नमेंट चुनते हैं या गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल साइड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो है उसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट, व्हेन सेल्फ डिटर्मिनेशन लीड्स टू प्लेबिसाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री एट द वर्ल्ड ऑर्डर। एक नया कंट्री जब जन्म लेता है तो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिकली यूएन चार्टर में एक लीगल स्टेटस मिल गया इसको, जो कि 1945 से पहले इसकी लीगल स्टेटस कोई नहीं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सर। अच्छा अभिषेक, ये बताइएगा कि वेस्ट में तो आज भी हमें मिलता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन कह लें या डेमोक्रेटिक राइट कह लें, कि जब भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होती है, क्वेबेक में हुआ कनाडा में, तो वहां पे उन्होंने कहा जी ठीक है, रेफरेंडम करवा लेते हैं। अगरचे क्वेबेक को उसका बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वो क्वेबेक छोड़ के जो है वो टोरंटो आ गई, तो फाइनेंशियली उनको नुकसान हुआ और वो डिफीट हो गई। स्कॉटलैंड में भी आपको पता है कि रेफरेंडम हुआ और वो मूव जो थी वो डिफीट हो गई। अच्छा, कश्मीर का यहाँ पे लोग कहते हैं कि कश्मीर में जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वहां के लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये यूएन में चला गया था इशू, एक इंटरनेशनल इशू बन गया। क्योंकि वो फिर कहते हैं कि बाकी जो स्टेट्स हैं इंडिया की या पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको ये राइट नहीं है, सिर्फ कश्मीर को है ये राइट। हाउ डू यू लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट? सर, इस आर्गुमेंट को देखने के इस ये आर्गुमेंट में कोई बहुत दम नहीं है। ये आर्गुमेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को सही से समझता नहीं है। अब इसमें सबसे पहली बात ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर मान लीजिए पटियाला के राजा थे, बिकॉज इंडिया में दो चीजें थी, एक थी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, एक थी प्रिंसली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, क्या अगर 1857 में ब्रिटेन की क्वीन ने प्रोक्लेमेशन नहीं दिया होता या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टेरिटरीज नहीं जीती होती तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं फॉर्मेशन होता। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का फॉर्मेशन नहीं होता तो इंडिया ही नहीं बनता। जो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन ने इंडिया बनाया है, उनका आइडिया ये है कि यदि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई होती, उसके मुंह में खून नहीं लगा होता, वो वॉर पे नहीं जाती, लोकल राजाओं को नहीं हराती और डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं क्रिएट करती, तो इंडिया में कभी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कभी बनता ही नहीं। दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो थी वो कभी क्वीन ने नहीं जीती थी, वो एक प्राइवेट एंटिटी ने जीती थी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना वो एक प्राइवेट एंटिटी ने बनाई, क्योंकि क्वीन तो उनको डांट लगाती थी जब भी वो वॉर पे जाते थे, तो जो इन्वेस्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको लॉस होता था, क्योंकि यू डोंट मेक मनी, रादर यू वेस्ट मनी। तो वो उनको मना करते थे वॉर पे जाने के लिए। यहां तक कि जितनी भी एक्विजिशंस की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाय डिफीटिंग सॉवरेन किंग्स, वो सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे। अंत में 1857 में जब ये रिवोल्ट हुआ तो क्वीन आई और क्वीन ने ये कह दिया कि आप रिवोल्ट मत कीजिए, हम ब्रिटेन, ये जो ईस्ट इंडिया की टेरिटरी वो हम रखते हैं और बाकी जो राजा है हम सबको एक समान एक वो देंगे, स्टेटस देंगे, दे आर इक्विवेलेंट टू अस, बस आप हमारी वो मान लें। ये सारे राजाओं ने मान लिया। अच्छा, वो इंडियन स्टेट्स थे, क्योंकि वो इंडियन, बाहर के स्टेट्स को वो इंडियन स्टेट्स नहीं कह रहे थे, इन सारे राजाओं को वो इंडियन स्टेट्स कह रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई पटियाला करके किंगडम थी जहाँ के ये अभी अमरिंदर सिंह जी जिनके राजा हैं, वहां के लोगों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीर में भी नहीं था, क्योंकि कश्मीर में उन्हीं का राजा राज कर रहा था जब तक 1945 जब यूएन चार्टर आया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि जब जब लोकल लोगों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो नहीं हो सकता ना। आप पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट में आप प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन चार्टर वाला नहीं लगा सकते। आप यूएन चार्टर का आर्टिकल 55 पढ़ेंगे,
तो उसका ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ओनली अवेलेबल टू दोज टेरिटरी विच आर कॉल्ड नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। अब नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन नंबर 1514 और जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन नंबर 1541 में दिया गया कि कौन सी टेरिटरीज नॉन सेल्फ गवर्निंग होगी। नॉन सेल्फ गवर्निंग का मतलब टेरिटरी विच इज नॉट स्टेट, बिकॉज आप ये मत भूलें कि उस समय जब रीऑर्डर हुआ वर्ल्ड का तो उसमें दो तरह की टेरिटरी बनी, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन के बाद कॉलोनीज को तो खत्म कर दिया गया था, तो दो तरह की टेरिटरीज बनी, एक कंप्लीटली सेल्फ गवर्निंग जिनको स्टेट कहा गया, दूसरी डिपेंडेंसीज या ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर में जिन टेरिटरीज को, जैसे पैलेस्टाइन था वो ब्रिटेन की ट्रस्टीशिप में था, उसके पहले लीग ऑफ नेशन में भी उनके ट्रस्टीशिप में था, लेकिन ब्रिटेन के जब ट्रस्टीशिप में आया तो फिर उन्होंने उसको इजराइल और ये जो आप बाकी का बात जानते हैं वहां से क्या हुआ। खैर, सो ये जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज थी इनको था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन चार्टर में, बिकॉज कि कश्मीर में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगेंगे वो तो होता है, इलेक्शन हर बार होता है, वहां पे पंचायती राज का भी इलेक्शन हुआ है। तो कश्मीर में जो जो लोग प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन समझते हैं वो मांगते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल 55 यूएन चार्टर में, जिसमें कहा गया है कि एवरी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी शुड हैव देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कश्मीर एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है? क्या कश्मीर के लोग इंडियन नहीं है? क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जब कश्मीर जो एक पार्ट इंडिया का, क्या ये ब्रिटेन महाराजा रंजीत सिंह से टेरिटरी जीत ली 1857 या 56 में, ये 46 में कभी डोगरा ने जीत ली? अरे भाई कश्मीर इंडिया की टेरिटरी पहले से है। आप अगर कई कितनी किताबें हम आपको बता दें, आप उन किताबों को, इवन मुस्लिम स्कॉलर्स की खाली किताबें पढ़ ले, काल्हाना की किताब है, आप इंडियन वेद को पढ़ ले, उसके बाद जो ये किताबुल अल हिंद है, इसका क्या नाम है, बरूनी की, और बाबरनामा है, हर में पढ़े, वो सब इंडिया का पार्ट उसको कहते थे। अच्छा, आप ये देखें कि किताबुल हलीम में वो कहता है कि कश्मीर इज अ हिंदू कश्मीर, और उसके बाद हमारे जो जो 1945 के बाद या 1950 के बाद जो इतिहासकार आए उन्होंने हमें ये बताया कि कश्मीर तो मुगलों ने खोज के दिया, एज इफ कश्मीर वाज लॉस्ट समथिंग। तो पॉइंट ये कि क्वेश्चन ये आपको देना पड़ेगा कि क्या कश्मीर एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है टू एंजॉय द राइट टू प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर यूएन चार्टर? अब आपको मैं इसका एक आंसर देता हूं, आप मुझसे ये बताइए सर, 1962 में इंडिया ने गोवा के ऊपर अटैक किया, इंडिया ने गोवा के ऊपर अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लिया। क्वेश्चन ये था कि जो इंडिया ने अटैक किया, आप अगर यूएन, वो क्या यूएन चार्टर का वायलेशन था। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर सेज दैट यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, आई एम अंडरस्कोरिंग द वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन, use of force in international relation is prohibited when it is against territorial integrity or political independence of a state। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आप यूज ऑफ फोर्स करें, तो गोवा पे जब इंडिया ने अटैक किया, जो पुर्तगाल कह रहा था कि पुर्तगाल की गोवा हिंदुस्तान नहीं है, गोवा पुर्तगाल है, उनके कहने का ये था। और उसके पहले यूनाइटेड नेशन की आर्टिकल 73 के अंदर में क्या होता था कि जो कॉलोनियल टेरिटोरी थी उसकी वो जो जो उनका सब्जुगेटिंग पावर था उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि रिपोर्ट दे कि हाउ सून यू आर गोइंग टू मेक देम डीकोलोनाइज। तो ये गोवा के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन थे बिफोर 1962, जब वो पुर्तगाल से पूछते थे कि आप, अब मैं आपको वो भी दे दूंगा कि रिजोल्यूशन नंबर कौन देता, कि आप कब इनको वो कर रहे हैं रिलीफ। लेकिन वेस्ट की, आप वेस्ट का डबल मैंडेटनेस देखिए कि जब इंडिया ने गोवा पे अटैक किया तो वेस्ट ने कहा कि ये तो वॉर है, इट्स यूज ऑफ फोर्स। इंडिया कह रहा है कैसे यूज ऑफ फोर्स, ये मेरा डोमेस्टिक रिलेशन है, गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो यूज ऑफ फोर्स बिकॉज यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यूज ऑफ फोर्स नॉट इन डोमेस्टिक रिलेशंस, वो तो पुलिस एक्शन है। वो कह रहे थे कोई वॉर नहीं है ये, इसके ऊपर यूएन में बकायदा वेस्ट ने, इसीलिए इंडिया ने अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए थे वेस्ट पे, उसका ट्रस्ट खत्म होता चला गया जब जब वेस्ट ने बार बार इंडिया को ब्लैकमेल किया इन चीजों को लेकर के। तो अब आप ये बताइए कि गोवा के लोग जो हैं उन्होंने कभी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग क्यों नहीं करी? उनकी भी तो पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो कश्मीर में क्या इंडिया के अंदर में आना या ये जो जम्मू कश्मीर के राजा के अंदर में होना ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज बना देता है? आपको इंडिया में सेल्फ डिटर्मिनेशन सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध अवेलेबल था, जो आपने यूज करके उनको हटा दिया।
दे ऑलरेडी पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, आज तक पुर्तगाल ने ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया है गोवा के लिए। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गोवा का जो एक्शन था, वो उसको एक वायलेशन मानते हैं, वॉर मानते हैं। तो पॉइंट ये कि आपको जब ये देखना पड़ेगा कि जो कश्मीरी लोग हैं, क्या वो एक एलियन पावर के अंडर में? आप अगर टेस्ट लगाएंगे रिजोल्यूशन नंबर 1541 का 1541, उसमें जो टेस्ट है कि सब जो होस्ट नेशन है और जो रूलिंग पावर है वो एलियन होने चाहिए, कल्चरली एथनिकली ये वो। तो क्या इंडियंस एथनिकली डिफरेंट है? क्या कश्मीर का मतलब माँ शारदा का मंदिर नहीं है? क्या कश्मीर की हिस्ट्री सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री है? क्या उसके पहले की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी सारी की सारी? शारदा पीठ है, शंकराचार्य का मंदिर है, वो सब खत्म हो जाएगा वहां पे? आप कैसे थे निकली? अगर दिक्कत ये कि सारी की सारी जो डिस्कशन होता है उसका सेंटर पॉइंट ही इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। बाकी पर्सपेक्टिव का कैंसिलेशन या उनकी बात ही नहीं समझी जाती कि भाई आप कि वो भी दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहते हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट बन जाता है, इसलिए इसका कोई जुडिशियल सोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, अभिषेक जी ये बताइए कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ इंडिया। आपने उसका पार्टी जवाब ऑलरेडी दे दिया। अच्छा, क्या कलात इंडिया का हिस्सा रहा है? सिक्किम के बारे में क्या कहेंगे आप? सिक्किम को भी इंडिया ने अपना हिस्सा बनाया 75 में। ठीक है, इसका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। मैं आपका इंटरेस्ट, आपका आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आप सेक्शन 2 पढ़ें। सेक्शन 2 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि भारत जो ब्रिटिश इंडिया है वो टेरिटरी टूटेगी और उसमें 2 डोमिनियन बनेंगे, पाकिस्तान और इंडिया। और जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके पास ये चॉइस है कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी भी डोमिनियन को चूज कर ले। उसके बाद उसका जो सेक्शन 3 है, यानी सब सेक्शन 3, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रिंसली स्टेट्स के अलावा यदि कोई और एरिया इंडिया से मिलना चाहता है या पाकिस्तान से इन दोनों डोमिनियंस को मिलना चाहता है तो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और डिफरेंट एरियाज के बीच में एक डिस्टिंक्शन की गई हमेशा। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने आपसे कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में रिलेशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था, कभी क्वीन के साथ नहीं था। तो पैरामाउंटसी जब लैप्स हुई तो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ऑलवेज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। मैं आपको इसका ऐसे प्रूव कर देता हूं। 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर 10 अक्टूबर को फोर्स में आया और 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंस टेरिटरी बना। 1945 में ही इंडिया ने यूनाइटेड नेशन चार्टर को एज एन ओरिजिनल मेंबर साइन किया है, एज एन ओरिजिनल मेंबर। आप कैसे साइन कर सकते हो? बिकॉज पहला रूल है, अगर आप वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी पढ़ेंगे, द फर्स्ट रूल इज दैट द ट्रीटी कैन ओनली बी साइन बाय अ स्टेट। तो यूएन चार्टर, अगर इंडिया एक स्टेट नहीं था तो कैसे यूएन चार्टर साइन कर सकता था? अच्छा, आप ये भी देख लें, 1947 के बाद जब ये आजाद हो गया इंडिया और पाकिस्तान, तो 1949 में पाकिस्तान गया, 1949 या 50 में वो यूएन चार्टर में गए, उन्होंने एक एप्लीकेशन मांगी, डाली, उन्होंने कहा हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हम ओरिजिनल मेंबर है, हम ट्रीटी नहीं साइन करेंगे यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने कमिटी बनाई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों ओरिजिनल मेंबर हैं? तो बात ये हुई कि इंडिया, पाकिस्तान इंडिया का एक ब्रेकअवे पार्ट है, चूंकि एक ओरिजिनल पार्ट रह गया, वो खुद को इंडिया ही क्लेम कर रहा है, तो जो ब्रेकअवे पार्ट है वो इंडिया नहीं है, तो उसको उसकी नई स्टेटस है, तो उसको फिर से लेना पड़ेगा। पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारत की उत्पत्ति कब हुई? भारत, आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप पढ़ लें, उसका रिपोर्ट था जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मैं आपको बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये 1947 एक्ट में नहीं आया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जब इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई। और सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा कि द आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो ये भूल जाते हैं कि इंडिया में 16 महाजनपद शुरू से थे। कौशाम्बी, काशी, उज्जैन, ये सारा ये पार्ट जो था इनका, इसी को बृहद भारत कहा जाता है। अब ये बात की सिर्फ फेडरेशन की शुरुआत या फेडरल कॉन्सेप्ट की शुरुआत अमेरिका में हुई, उसके पहले कोई फेडरलिज्म का किसी भी सोसाइटी को आइडिया ही नहीं था। वो तो यही बात हुई जो उस समय के मैक्स मुलर टाइप के लोग थे, जो कंटेम्पचुअसली इंडिया के लिए लिखते थे। जैसे किताब आप पढ़ लीजिए, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम इंडिया। मैक्स मुलर ने जब पहली आईसीएस का बैच निकला था, उसको स्पीच देने के लिए मैक्स मुलर स्कॉटलैंड गए थे। तो वहां पे उन्होंने, या लंदन में, मतलब वो जो ट्रेनिंग के बच्चे थे उनको, उन्होंने कहा अब आप इंडिया को जा रहे हैं रूल करने या उनको एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, आप इंडिया को अपनी नजरों से देखेंगे। दिक्कत यहीं से वो बात उसने आइडेंटिफाई कर दी थी कि आपको इंडिया को अपनी नजर से देखेंगे, आप इंडिया को इंडिया की नजर से नहीं देख पाएंगे।
भाई इंडिया में जितने अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम यह है कि कभी एक स्टेबल सोसाइटी नहीं बन पाती, बिकॉज इस्लाम होमोजेनिटी चाहता है, वन आइडेंटिटी चाहता है, एक उम्मा बनाता है। लेकिन जब पाकिस्तान, इसी वजह से वो कभी वन यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं, वो फेडरलिज्म को समझ ही नहीं पाते, वो डाइवर्सिटी को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब आपकी थ्योरी का जो जो बेसिस है वो होमोजेनिटी है, तो आप किसी भी तरीके की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया में ये कभी नहीं था। इंडिया ऑलवेज हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, जिसको कि 16 महाजनपद कहते थे। ये सारा फेडरेशन इंडिया का हुआ करता था। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब अलेक्जेंडर आया इंडिया पे अटैक करने, तो चाणक्य जो कि आपके यहाँ तक्षशिला में बैठा था, वो तक्षशिला से उठ के भारत के सबसे पावरफुल राज्य मगध में कहा, उसने कहा तुम बाकी राजाओं को उठाओ, और यमन से वो आ रहा है अलक्षेंद्र, उससे तुम्हें लड़ना है, भारत राष्ट्र को बचाना है। इंडिया कई चीजों में प्रॉब्लम ये हो गई कि वेस्ट ने जो वर्ड दिए, उसका जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो इंडियन डिक्शनरी में नहीं है। जैसे नेशन, नेशन एक होमोजीनियस आइडिया है, उसको लोग राष्ट्र से कंपेयर करते हैं। राष्ट्र कभी भी होमोजीनियस आइडिया नहीं है। इंडिया एक राष्ट्र था जिसके अंदर कई नेशन थे। राष्ट्र हैज नो इक्विवेलेंट वर्ड इन एनी वर्ड्स इन द यूरोपियन डिक्शनरी। धर्म, धर्म जैसे एक राजा जो है वो क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र हो सकता है, वैश्य हो सकता है, लेकिन राजा का धर्म वही रहेगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। क्योंकि जब वेद लिखा गया तो ये रिलीजन नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो दुनिया को उन्होंने ये जैसे जैसे बाइबल ने नेशंस में डिवाइड किया फॉर प्रॉफिटहुड, द लेजिटिमेसी ऑफ प्रॉफिट्स, वैसे ही इंडिया ने दुनिया को या मनुष्यों को वर्ण व्यवस्था में डिवाइड किया। तो वर्ण व्यवस्था में कि राजा अगर क्षत्रिय है तो भी उसका धर्म वही है, राजा अगर ब्राह्मण है, तो आप अगर अगर आप वर्ण को रिलीजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कहते हैं राजा अगर क्रिश्चियन है तो भी उसका धर्म वही है, राजा अगर मुस्लिम है तो भी उसका धर्म वही है, राज्य धर्म। सो धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है, इसको इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता ना, ये एक कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। तो उसी तरीके से इंडिया ऑलवेज हैड अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरलिज्म की शुरुआत नहीं करी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया कुड सर्वाइव। अदरवाइज 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो अब अंग्रेजों ने लिख करके न्यूज़पेपर में छाप दिया था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल स्टेट, इंडिया इज गोइंग टू विदर अवे बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट डाइवर्सिटी। उनको ये पता नहीं था कि ये डाइवर्सिटी करोड़ों वर्ष से इसको ऐसी चुंबक कल्चरली, और जो भारत की जो जो दो तरह की सत्ता थी, एक राजनीतिक सत्ता, एक कल्चरल सत्ता, एक आध्यात्मिक सत्ता। तो अगर सत्ता यानी पॉलिटिक्स, तो जो बिब्लिकल है वो सिर्फ पॉलिटिक्स को लॉ मेकिंग के उसमें देखता है, लेकिन जो धार्मिक सत्ता है वो राजनीतिक है, कल्चरल है और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक सत्ता ने भारत को बांधे। अच्छा अभिषेक जी, किस वेस्टर्न फिलोसोफर ने, किस किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ सक्सेस? मुझे रिसर्च करके एग्जैक्ट नाम लेना पड़ेगा, बट उस समय के अगर आप लोकल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ें या इवन रिसर्च आर्टिकल्स जो जोनल्स में लिखेगा, ये आपको मिल जाएगा। आप मुझे अगर समय देंगे तो मैं आपको नाम बता दूंगा, विद जोनल्स में फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, मैंने पढ़े हैं। ओके। अच्छा, कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो प्लेबिसिट की बात होती है उर्दू में जिसको इस्तिस्वाब राय कहते हैं, तो उसका क्या स्कोप आप देखते हैं? क्या इसका कोई पॉसिबिलिटी थी 40s में, 50s में? क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है उसकी? क्या क्या आपका व्यू है? देखिए, प्लेबिसाइट एज एन ऑब्लिगेशन, पहले तो ये देखिए ना कि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। हम्म। ठीक है, तो प्लेबिसाइट एज एन इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन इंडिया पे नहीं करती है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो इंडिया को फोर्स करता है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट कराओ। हाँ, हम्म। अब आप जो रिजोल्यूशंस हैं, वो रिजोल्यूशन आप देखें यूएन चार्टर में पास है, लेकिन वो चैप्टर 6 के हैं। और चैप्टर 6 में भी सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास करता है, चैप्टर 7 में भी रिजोल्यूशन पास करता है। चैप्टर 7 आर बाइंडिंग, चैप्टर 6 आर नॉट बाइंडिंग। हालांकि कुछ एक डिसीजन में आईसीजे ने कहा है कि दे आर पार्शियली बाइंडिंग, बट देन दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर merely recommendatory in nature, because article 39 में when security council determines that there is a breach of peace or threat to breach of peace or there is an act of aggression, then because of 39 date with article 24 of the UN charter it becomes a binding obligation। but point ये है कि plebiscite इंडिया पे एप्लीकेबल यूं हो जाता है कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस कर दिया। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया तो ये बहस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भाई भाई कश्मीर मिल गया जैसे बाकी स्टेट मिल गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, खेल खत्म है अब तो जो एक फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अच्छा, अब आप एक बात इस मेरे प्रश्न का जवाब दे सर। कश्मीर के ऊपर 1948 में पाकिस्तानी, क्योंकि इसके बाद ही हुआ ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब अटैक हुआ उसके बाद साइन हुआ। अब अगर मान लीजिए कश्मीर के ऊपर अटैक हो गया, कश्मीर खुद को डिफेंस नहीं कर पा रहा है, कौन उसकी डिफेंड करेगा? हु विल गो टू डिफेंड? द आंसर इज कि वो इंडिया का जो कि
जो पार्ट थे उनको ये ऑप्शन था कि आप इंडिया या पाकिस्तान में से किसी को चुने, और अगर आप नहीं चुनते हैं तो आप इप्सो फैक्टो इंडिया ही बनेंगे, बिकॉज कि यू आर इंडियन प्रिंसली स्टेट। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रिपोर्ट्स पढ़ें, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रिंसली स्टेट है इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। जब हैदराबाद का मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए थे हैदराबाद के निजाम साहब, वहां पे हमारे उन्होंने कहा कि हैदराबाद कैन नेवर, it was never in the history and it can never be in the future be an independent idea। ये मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के सब्जेक्ट मैटर के बाहर है। सेम वाज द स्टेटस ऑफ कश्मीर। कश्मीर का मैटर बाहर था। कश्मीर पे ये जो प्लेबिसाइट की ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल नहीं है, बिकॉज चैप्टर 6 का रिजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है। हाँ, प्लेबिसाइट का रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड था इंडिया के ऊपर, जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा चूंकि टू नेशन थ्योरी के आधार पर हम अलग हुए हैं, हम डेमोक्रेसी अपने डेमोक्रेटिक स्टेटस को स्टैब्लिश करेंगे, तो हम इनको एक्स्ट्रा राइट देते हैं कि ये अब मेरे बन गए हैं, लेकिन हमारे पास ये राइट है कि अगर ये हमसे अलग होना चाहेंगे तो हम देंगे। इट्स अ सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन, अननेसेसरी, कोई जरूरत नहीं थी। जब कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ था, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं भी होता है तो इंडिया अटैक करता, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंड करता, बिकॉज कश्मीर वाज इंडिया। कश्मीर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये सब गवर्नमेंट ऑफ, अब इसके पहले जो अंग्रेजों, ये माउंट बेटन ने जो सलाह दी थी वो सलाह लीगली टेनेबल नहीं थी। आप उसके पहले जो जो सलाह मिल रही थी, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1935 का एक्ट, सारे ये कह रहे थे, काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई थी जिसको आज राज्यसभा कहते हैं हमारे यहाँ, कि भाई ये राजाओं का भागीदारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में करो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया में हो रहा है वो उनकी टेरिटरी में भी पहुंचाओ जो पिछली स्टेट है। तो ये अगर वो नहीं भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता तो अटैक ऑन कश्मीर वाज अटैक ऑन इंडिया, बिकॉज कि पाकिस्तान का ये कहना कि 3 ऑप्शन थे प्रिंसली स्टेट के पास, एक तो या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करे, या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करे, या डोमिनियन, और या वो इंडिपेंडेंट हो जाए। दिस इज एन एब्सोल्यूट फ्रॉड टू द कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। वो नहीं है। आप चाहे तो आप इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ लें, और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की पूरी, बिकॉज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि ये टेम्पररी प्रोविजन है, कुछ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगेंगे, कुछ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं लगेंगे, इसीलिए हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर रहे हैं। सो बॉटम लाइन है कि प्लेबिसाइट इज बाइंडिंग ऑन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली, नॉट इंटरनेशनली, बट with the passing of the constituent assembly of Kashmir, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने कहा कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, पीपल एक्सप्रेस देयर विल, दैट मैटर इंडेड, देयर इज नो नीड ऑफ प्लेबिसाइट। दिस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग। प्लस जो इंटरनेशनल लॉ में एक रूल है कि जब फैक्ट्स डेवलप हो गए, अब कुछ पार्ट तो चाइना के पास है, आप उसको कहां से लेके आएंगे? सो चाइना हैज बीन मेड पार्टी विली निली। चाइना हैज बिकम आफ्टर वो जो टेरिटरी का, हालांकि उसमें सिर्फ 3-4 प्रोविजन उसमें ये लिखा है पाकिस्तान ने कि जब कभी प्लेबिसाइट होगा तो चाइना वापस करेगा टेरिटरी। कैसे करेंगे आप चाइना वहां पे, आप कैसे मेंटेन करेंगे कि चाइना वहां की डेमोग्राफी या दूसरे चीजों को ऑल्टर नहीं कर रहा, मेंटेनेंस नहीं कर रहा वो, बिकॉज फैक्ट इज नेवर स्टैटिक एंड लॉ इज नेवर स्टैटिक। ये कई केसेस में सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा है कि जब जो फैक्ट उस समय का एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन। ये नहीं है कि फैक्ट विल बी फ्रोजन इन 1947। और कश्मीर, जैसे मैंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा नाम है। भारत कोई टेरिटरी एक इकलौती नहीं है, भारत ये पूरा भारत है भाई। बिना कश्मीर भारत कैसे हो सकता है? आप विश्वास करें, आप वो पढ़ लें जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे, इनकी जब वो आई, ये अपने साथ हिस्टोरियंस लेके आए, उन सारे हिस्टोरियंस ने डिफाइन किया कि इंडिया है क्या। सारे हिस्टोरियंस के शुरुआती पॉइंट होता था कि इंडिया इज बाउंडेड बाय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इज enclaved by sea in the south, and it is in north there is a Kashmir, in south there is Kanyakumari। ये वर्ड वो यूज कर रहे हैं। तो अचानक से ये सारी डेफिनेशन खत्म। और ये डेफिनेशन उन्होंने कहां से ली? ये डेफिनेशन सर उन्होंने विष्णु पुराण से उठाई, प्लेजराइज किया, उसको क्रेडिट भी नहीं दी। उत्तरम यस्य समुद्रम दक्षिणम यस्य, ऐसे करके एक डेफिनेशन है, मुझे उतनी संस्कृत आती नहीं है, जिसमें लिखा है कि भारत के उत्तर में समुद्र है। असल में भारत को लोग समझ नहीं पाए। भारत की 2 आइडेंटिटी है, जैसे इस्लाम की 2 आइडेंटिटी है, एक अरेबिक, एक नॉन अरेबिक। भारत ने दुनिया को 2 चीजें दी। एक तो हिंदुस्तान से जो ये सनातनी व्यवस्था निकली, ये एक जमीन से निकली, मगर इस जमीन तक रही नहीं। जैसे थाईलैंड में सनातनी है, इंडोनेशिया में सनातनी है, या जिनको आप हिंदू कह लें, लेकिन वो भारतीय नहीं है। आप मुस्लिम हैं पर आप अरेबिक नहीं है। आप बुद्ध हो सकते हैं मगर भारतीय नहीं हो सकते। आप जापानीज बुद्ध हो जाएंगे, आप म्यांमारी बुद्ध हो जाएंगे, आप थाई बुद्ध हो जाएंगे, आप दूसरे मंगोलियन बुद्ध हो जाएंगे, बट आप भारतीय नहीं है। आप तिब्बतियन बुद्ध हो जाएंगे पर आप भारतीय नहीं है। सो देयर इज वन थिंग ना, इंडिया की जो ये जो नहीं समझ पाए, इंडिया इज नॉट एन ऑर्डिनरी लैंड। लाइक अरेबिया हैज गिवन रिलीजन टू द वर्ल्ड, इंडिया हैज गिवन धर्म टू द वर्ल्ड। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, आर्टिकल 25 में उन्होंने हिंदू को डिफाइन किया। हिंदू का मतलब बुद्ध है, सिख है, जैन है, सब कुछ है। पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इसको हिंदू नहीं मानते, सिख को वो हिंदू मानते। तो ये तो खुद तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि ये बाहर की आइडियोलॉजीज हैं, ये यहाँ से नहीं पनपी हुई हैं। और जो 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 मुस्लिम बनेगा वो यहाँ का ही मुस्लिम बनेगा ना भाई। कोई अरेबिया के लोग तो यहाँ नहीं आने जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया के लोग तो यहाँ रहने नहीं आ रहे। तो लोकल अपना धर्म चेंज कर लेंगे, अपनी आइडेंटिटी कैसे चेंज कर लेंगे, अपना कल्चर कैसे चेंज कर लेंगे? दिक्कत ये हो जाती है जब वो अपनी रिलीजन के साथ साथ अपने इतिहास पे वो मानते हैं। इसलिए जब वो कहते हैं ना कि हम पहले मुस्लिम हैं, बाद में हम पाकिस्तानी हैं, इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है। इसका मतलब है कि आप अपने जमीन से कभी नहीं जुड़ेंगे, आप अपनी हिस्ट्री को डिनाई करेंगे, आप अपनी हिस्ट्री को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आपके पास कल्चर ही नहीं होगा। आप ढूंढेंगे फिर कल्चर भी, अपना खान पान कपड़ा सब ढूंढेंगे, क्रिएट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। बहुत से सिख ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिख भी हिस्सा है हिंदूज का, तो वो कहते हैं कि इसको अलग होना चाहिए, हम तो अलग अलग एक फेथ है, अलग रिलीजन है। तो वो ठीक है ना, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो जो चूंकि इंडिया तो अब इंडिया रह नहीं गया ना, बाहर से ऐसी आइडियोलॉजी आई, इतनी थ्योरी आई, लोगों के सोच में बहुत फर्क पड़ा। वो कहने वो 10% लोग हैं, 15% होंगे बहुत मैक्स टू मैक्स, जो ये कहते कि हम नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा लंबा चौड़ा, देहरादून में मिला, सिख था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है इन सब चीजों पे? तो बोला सर हिंदुइज्म पेरेंट रिलीजन है, बात खत्म। जैसे कौन जो सा रिलीजन है? क्रिश्चियन है, पेरेंट रिलीजन है, मतलब इसी से सिखिज्म आया है। अब जो समझदार क्रिश्चियन है वो मानता है कि हम तो जूइश ट्रेडिशन के हैं, जीसस क्राइस्ट टूइस्ट थे। जो मूर्ख क्रिश्चियन है वो यहूदियों से नफरत करता है कि इन्होंने इन्होंने हमारे लॉर्ड को हत्या की है। सो अमेरिका ने इस बात को रिकनसाइल कर लिया कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी हैज नो डिस्टिंक्शन, बिकॉज द न्यू टेस्टामेंट इज अ लिटिल अमेंडमेंट टू द ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट हैज नो एग्जिस्टेंस इफ देयर इज नो ओल्ड टेस्टामेंट। बिना ओल्ड टेस्टामेंट के आप नया बाइबल बना ही नहीं सकते, क्योंकि सारी ओल्ड टेस्टामेंट कॉपीड है आपकी न्यू टेस्टामेंट में। तो ये आपके देखने का नजरिया है ना। और फिर इंडिया में ये जो आप उनको पढ़ लें, जो गुरु नानक देव जी की जो वो है शब्द, वो उसमें राम का जिक्र है, उसमें शंकर का जिक्र है, उसमें कृष्ण का जिक्र है। आप उसी तरीके से कुरान पढ़ लें, मोजेस का जिक्र है उसमें। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर फ्रॉम बाइबल। तो जो इलाकाई था उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही। तो अब ये कह देना कि हम अलग हैं और वो फिर अब्राहमिक फेथ के हिसाब से रिलीजन को देख रहे हैं। इंडिया एक धार्मिक ट्रेडिशन रहा, उसमें कई सेक्ट बने हैं, उसका कोई अंत नहीं है। उसमें से सिख भी एक है, वो अपना एक अलग रिलीजन माने, अल आदमी की अलग फिलोसफी है। मेजोरिटी ऐसा नहीं मानती। Any final thoughts, Abhishek ji, before we conclude? माय फाइनल थॉट इज सिंपल दैट ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ कई थ्योरियां आ गई और उन थ्योरी का सही से निष्पादन नहीं हुआ। तो जो समझदार लोग हैं वो बैठे, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या रिलीजियस प्रॉब्लम है, इसको बैठ के सॉल्व करें। और मेरे हिसाब से इसका एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन पाकिस्तान के पास है। कश्मीर का सोल्यूशन हिंदुस्तान के पास है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान थॉमस पेन के रास्ते पे नहीं जाएगा, जब उसने कह दिया कि भाई लोग पहले एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बाद में आती है, जब तक पाकिस्तान ये नहीं समझेगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक होना रिपब्लिक होना सेम नहीं हो सकता। रिपब्लिक होने का मतलब सोर्स ऑफ पावर कम्स फ्रॉम पीपल, इस्लामिक होने का मतलब सोर्स ऑफ पावर कम फ्रॉम अल्लाह। दीज थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। आप अगर अपनी गवर्नेंस को स्ट्रक्चर लोगों से जुड़ा हुआ बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, या तो आप बन जाइए एमिरेट, फिर टीटीपी को आने दीजिए। टीटीपी भी वही डिमांड करिए कि हम एक शरिया लॉ लाएंगे, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, वो आप ही की बात को कह रही है। या अपना रास्ता साफ करें। रूसो, पेन और किकांट ने जो रास्ता दिया जो यूरोप को, कि यूरोप की सोसाइटी को क्रिश्चियन बनाया, स्टेट को उन्होंने कहा कि ये फ्री हो। आप पाकिस्तान के लोगों को इस्लामिक कहने थे, उनकी उनकी शादियां, उनके विवाह, उनके जो दफनाने की प्रक्रिया सब इस्लामिक होंगी। स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं। कोई अगर उसमें से बुद्ध बनना चाहता है बुद्ध बन जाएगा, कल को कोई हिंदू बनना चाहता है हिंदू बन जाए। स्टेट इस बात में नहीं घबराएगा कि ये बैन कर दो क्योंकि उसने वो आइडियोलॉजी ले ली, वो आइडियोलॉजी। स्टेट शुड नॉट प्रोटेक्ट द आइडियोलॉजी और रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद द गॉड। स्टेट शुड वेलफेयर द पीपल, कि कैसे हॉस्पिटल हो, रोड हो, उनकी आयु लंबी हो, उनको सारे एमिनिटीज हो, सब कुछ रास्ते पे आ जाएगा। सो द सॉल्यूशन टू कश्मीर इज द negation of two nation theory and realization of the Pakistan that is an independent sovereign country, and it's only
only loyalty is to the people of Pakistan, not to any ideology. आपने कहा कि द सॉल्यूशन टू कश्मीर लाइज इन द नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। हाँ, Yes, हमारे यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट वो कहते हैं। सरदार मसूद जो आजकल एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, और वो पहले प्रेसिडेंट थे एजेके के, उन्होंने एक दफा कहा था कि कश्मीर का सलूशन जो है हम वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बेसिस इस्लाम है। तो सोल्यूशन क्या है उसका कि कश्मीर का फिर डिवीजन हो, जो कि सर वो ऑस्ट्रेलियन जज थे जो जो यूनाइटेड नेशन ने भेजा था, फिर उनके हिसाब से ये होगा अगर टू नेशन थ्योरी होगी तो उसका मतलब है जहां कश्मीर, जहां मुसलमान मेजोरिटी में है, तो कश्मीर में हर जगह मुसलमान मेजोरिटी में नहीं है, तो मुस्लिम जो मेजोरिटी वाला पार्ट है वो फिर त्राल और ये आसपास का जो छोटा सा एरिया है वैली का वो ले जाएंगे। तो फिर वो उनका क्या नाम था, जस्टिस ब्राउन थे, ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नेशन ने भेजा था कि कश्मीर का सोल्यूशन कीजिए। सो ही सेड कि इसका एक ही सोल्यूशन है। उन्होंने वो समझ गया था कि टू नेशन थ्योरी तो नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा हिंदुओं को हिंदू कश्मीर दे दीजिए जो जम्मू का पार्ट है, बुद्धों को बुद्धिस्ट कश्मीर दे दीजिए जो कि लद्दाख का पार्ट है, और मुसलमानों को ये ट्राइफर्केशन ऑफ कश्मीर वाज नॉट एन आइडिया जो मोदी जी ने 2019 में किया। दिस आइडिया वाज सजेस्टेड बाय जस्टिस ब्राउन, या क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, उनका ऑस्ट्रेलियन हाईकोर्ट के जज थे, उनको स्पेशल भेजा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, क्या आप बताइए। तो ही सजेस्टेड ट्राइफर्केशन। तो जो आजाद साहब कह रहे हैं तो उनसे ये पूछे ना कि फिर हिंदू का भी टू नेशन थ्योरी का मतलब तो ये है ना कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, इसको बताएं तो कि भाई मुसलमान जहां होंगे ज्यादा नंबर में वो जगह दी जाएगी। तो भाई जो कश्मीर भी, तो आपको जब पाकिस्तान मिला तो उसको जिन्ना साहब ने कहा ये मौत ही टेन पाकिस्तान है। तो वो क्या चाह रहे थे, पाकिस्तान इंडिया में मेजोरिटी में तो कहीं नहीं था इस तरीके का, जो कि बंगाल और पंजाब में था, जो था उनको मिल गया। तो फिर कैसे आप करेंगे टू नेशन थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, इसको पहले लिखिए तो बताइए। तो टू नेशन थ्योरी अगर मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो पाकिस्तान में भी तो टू नेशन थ्योरी निकालिए, बलूचिस्तान और कराची का वो हिस्सा जहां हिंदू मेजोरिटी में है वो अलग कीजिए। फिर अगर मुसलमान कहीं माइनॉरिटी में नहीं रह सकता, ये टू नेशन थ्योरी है, तो फिर जहां भी मुसलमान मेजोरिटी में है और बाकी मिनॉरिटी में है तो उनको सबको उनका देश दीजिए, बिकॉज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। It is हाँ, anti-development, it is anti-multiculturalism, anti-diversity, it is anything. It is a digressive and completely obsolete theory. अच्छा, उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, फिर अगर अगर कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो इंडिया के साथ नहीं रह सकते, जो 20-22 करोड़ इंडिया के मुसलमान हैं उनका फिर क्या फ्यूचर होगा इंडिया में। ये बहरहाल एक लंबी डिबेट है। सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। Thank you, sir. It's always a pleasure.